Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 16th of November 2022. तो गाइस आज है तारीख 16 नवंबर 2022 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है टस्कनी को। तो ये काफ़ी न्यूज़ में है, इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन, यानी कि नीचे ऑप्शन में आपको 4 पुराने ज़माने के टाउन्स के नाम देखने को मिलेंगे। बताना यह है कि इन चारों टाउन में से एक ऐसा टाउन भी है जहां पर एक बहुत अच्छी तरीके से वाटर हार्वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम देखने को मिला, सीरीज ऑफ डैम्स देखने को मिले, वहाँ पे देखने को मिला कि किस प्रकार से जो वाटर है उसको चैनलाइज किया गया है कनेक्टेड रिजर्वायर के अंदर। तो ये जो सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिली है, ये जो सारा सिस्टम देखने को मिला है, वो कौन से एंशिएंट टाउन में देखने को मिला था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए धोलावीरा, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी राखीगढ़ी या फिर ऑप्शन डी रोपर। तो आर्ट एंड कल्चर से ही आपसे पूछा गया है, मतलब जो नितिन सिंघानिया की किताब है या फिर आप लोग यहाँ पर कोई और किताब पढ़ते हो एनसीईआरटी वगैरह आर्ट एंड कल्चर की, तो वहाँ पे डायरेक्टली ये सारी चीज़ें मेंशन है। तो मतलब डायरेक्टली किताब से यहाँ पर ये प्रश्न पूछ लिया गया था। तो इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट सभी लोग को यहाँ पे ट्राई करना है। और वैसे यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी, आप लोग आराम से इसका आंसर दे पाओगे। बाकी यहाँ पर वीडियो के लास्ट में इसके आंसर का डिस्कशन मैं करूँगा ही, तो वहाँ पे आपको आंसर इसका मिल जाएगा। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो आज स्टार्टिंग में जो आपसे मैप का क्वेश्चन पूछा गया है वो है टस्कनी। तो टस्कनी क्यों है न्यूज़ में, मैं डायरेक्टली आपको बता भी देता हूँ। टस्कनी वैसे आपको इटली के अंदर देखने को मिलेगा। इटली में यहाँ पर बेसिकली एक रीजन है टस्कनी, वहाँ पर थर्मल बाथ के नीचे बहुत सारे स्टैचूज़ पाए गए हैं, यानी कुछ मूर्तियाँ पाई गई हैं। और वो जो मूर्तियाँ हैं वो लगभग आज से 2000 साल पुरानी हैं। कुछ मूर्तियाँ ऐसी हैं जो कि 2300 साल पुरानी हैं। और ऐसी एक नहीं दो नहीं 2 दर्जन से ज़्यादा मूर्तियाँ पाई गई हैं, यानी कि 24 से ज़्यादा मूर्तियाँ देखने को मिली हैं। उसी के बारे में यहाँ पर यह डिस्कशन किया गया है। बहुत सारे आर्टिकल्स आप देखोगे लगातार पब्लिश हो रहे हैं, ढेर सारे आर्टिकल्स इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर आपने देखे भी होंगे, नहीं देखे तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में बता देता हूँ। बात की जा रही है टस्कन टाउन की। तो टस्कन टाउन पर यहाँ पर इस प्रकार से ये जो स्टैचूज़ हैं वो यहाँ पे पाए गए हैं, ऐसा आप लोग देख पाओगे। ये जो स्टैचूज़ हैं ना, ये ब्रॉन्ज़ के बने हुए हैं। उसके ऊपर यहाँ पर आप रिटर्स का आर्टिकल देखोगे, ऐसे और भी ढेर सारे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। अब आप लोगों को जो ये स्टार्टिंग में ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है ऊपर, ये जो स्टैचू है लगभग 2300 साल पुराना स्टैचू है। ये कौन से टाइम पीरियड को बिलोंग करता है, 2nd सेंचुरी बीसी और 1st सेंचुरी एडी के टाइम पीरियड के ज़्यादातर स्टैचूज़ यहाँ पर देखने को मिले हैं। और बताया जाता है कि जो स्टैचूज़ हैं ये रोमन साम्राज्य के टाइम के हैं, यानी कि रोमन एम्पायर के समय के यहाँ पर ये स्टैचूज़ नज़र आते हैं। तो एक आपने यहाँ पर ये देखा, और ये जो सारे के सारे स्टैचूज़ मिले हैं वो आपको इस वाली लोकेशन से मिले हैं। ये वाली जगह आपको दिख रही होगी, इसको ऊपर से क्लिक किया गया है, ये बेसिकली इटली के अंदर आपको नज़र आएगा, ठीक है ना, जहाँ पर ये 2300 साल पुराने स्टैचूज़ पाए गए। वो रीजन अगर पास से देखोगे तो कुछ इस प्रकार से वो देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक छोटे से बच्चे का स्टैचू भी मिला। उसके साथ साथ कुछ स्टैचूज़ को अभी लेबोरेटरीज़ में ले गया गया है ताकि वहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इसके ऊपर रिसर्च कर सकें और हमें उस समय की जो ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दे सकें। तो इसके ऊपर अभी जो रिसर्च है वो लगातार जारी है। और मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत पहले से पता चल गई थी, 2019 से ही यहाँ पर काम चल रहा है। हालांकि स्टैचूज़ हमें रिसेंटली मिले हैं, बट 2019 से ही यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो एक्सकेवेशन वगैरह है वो लगातार चल ही रहा था, ठीक है ना। तो ये था एक आर्टिकल, इसी वजह से टस्कनी को बहुत अच्छे से न्यूज़ मतलब ये न्यूज़ में तो देख लेना है, क्योंकि फिर यहाँ पर प्रश्न बन जाते हैं।
नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पर यह आर्टिकल आपको दिखेगा। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से रिलेट कर पाओगे। बात क्या की जा रही है, देखो बात यहाँ पे बताई ये जा रही है कि पिछला महीना जो हमारा अक्टूबर का महीना था, अक्टूबर के महीने में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की क्या कंडीशंस रही हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया। आपको पता होगा हर महीने का डेटा ये आता है। जैसा अभी नवंबर के महीने में जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा होगा वो सब डेटा जो है ना वो पूरे महीने का कंप्लीट होकर हमें दिसंबर के महीने में पता चलेगा। तो वैसे यहाँ पर ये पिछले महीने का डेटा है। अक्टूबर के अंदर जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ है वो सारा डेटा आज हम लोग को यानी नवंबर के महीने में पता चल रहा है। तो उसमें बड़ी बात क्या है, दिक्कत यहाँ पर यह देखने को मिली कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है ना वो काफ़ी कम हो गया है और इंडिया का इंपोर्ट बढ़ गया है। ये सिचुएशन पहले भी ऐसी थी बट अभी सिचुएशन थोड़ी सी और ख़राब हो गई है, जहाँ पर हम लोगों ने एक्सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा कम किया है और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर दिया है। तो इससे यहाँ पर होगा क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। यही चीज़ आपके लिए इस पूरे आर्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो टर्म है ना इन्हीं टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट वो पर्टिकुलर कंडीशन है जब कोई भी देश जो एक्सपोर्ट है वो तो कम करता है और इम्पोर्ट यहाँ पर बढ़ा देता है। इससे होगा क्या, इससे हमारे तो नुकसान है। क्यों, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम करेंगे तो इससे रेवेन्यू जनरेशन भी हमारा कम होगा, बाकी ओवरऑल डेवलपमेंट भी कम होगा। और इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ाने से क्या होगा, इंपोर्ट जब बढ़ेगा तो इससे हमने बाहर से सामान खरीदा और उसके बदले में जो हमारा कंट्री का पैसा है, जो पेमेंट है वो हम लोग बाहर पे भी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट से एक तरीके से रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है और इंपोर्ट से हमारा ढेर सारा खर्चा हो रहा है। और अगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाए, यानी कि हम लोग सामान बाहर बेच कम रहे हैं, खरीद ज़्यादा रहे हैं, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो वो कंडीशन हमारी जो है ना ट्रेड डेफिसिट वाली कहलाती है। जब हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं मतलब व्यापार हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। जब बात आती है मॉनेटरी की यानी कि पैसे से संबंधित तो उसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट के अंदर आपको पता होगा क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट के अंदर क्या होता है, जो सरकार है जब खर्चा ज़्यादा कर देती है और कमाई बहुत कम करती है ना, खर्चा ज़्यादा हो जाता है कमाई बहुत कम होती है, उसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखोगे। यानी कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो जाता है, इनकम यहाँ पे कम हो जाती है, वो कहलाता है फिस्कल डेफिसिट। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तो वहाँ पे आ जाता है हमारा ट्रेड डेफिसिट। ये बेसिकली यहाँ पे वर्ड का खेल है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो इंडिया ने अक्टूबर के महीने में अभी एक बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट देखा है। ये जो डेफिसिट है ना ये और ज़्यादा बढ़ चुका है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट कितना देखने को मिला तो आप इस पैरा से यहाँ पर एक अंदाज़ा लगा पाओगे। देखो यहाँ पे जो ये आपको लाइट कलर का बार दिख रहा है ना और एक डार्क कलर का बार दिख रहा है, लाइट कलर का बार इंडिकेट करता है अक्टूबर के महीने को साल 2021 वाले, यानी लाइट कलर का बार जो है वो क्या है, साल 2021 वाला अक्टूबर का महीना है। और जो ये डार्क कलर का आपको दिख रहे हैं सारे के सारे जो बार हैं वो 2022 का अक्टूबर की बात करते हैं, यानी कि पिछले महीना जो निकला है उसकी बात करते हैं। तो यानी कि पिछले साल के अक्टूबर के महीने को और इस साल के अक्टूबर के महीने को यहाँ पे कंपेयर किया गया है। तो कंपैरिजन में ये देखने को मिला कि पिछले साल अक्टूबर में जो एक्सपोर्ट किया था हमने वो 35.73 बिलियन डॉलर्स का किया था। ठीक है ना, फिर उसके बाद में अब की बार यानी साल 2022 में हम लोगों ने कितना एक्सपोर्ट किया, 29.78 बिलियन डॉलर्स। मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में भी अब की बार हमारा जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी कम रहा है। इंपोर्ट की बात करें तो पिछले साल हम लोगों ने एक्सपोर्ट तो 35.73 बिलियन डॉलर्स किया था, इंपोर्ट कितना किया था, इंपोर्ट किया था 53.64 बिलियन डॉलर्स। और पिछले साल और इस साल की बात करें अक्टूबर 2022 की तो अक्टूबर 2022 में हमने इंपोर्ट किया था 29.78 बिलियन डॉलर्स का, और इस बार हम लोगों ने इंपोर्ट जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है। इंपोर्ट हमारा पिछले साल के कंपैरिजन में भी बढ़ चुका है, 56.69 बिलियन डॉलर्स पहुंच चुका है। ये अक्टूबर के महीने की बात की जा रही है। तो आप कहोगे ठीक है, इससे क्या पता चलता है, इसी से तो हम लोग ट्रेड डेफिसिट निकाल सकते हैं। ट्रेड डेफिसिट निकाल सकते हैं मतलब यह है कि इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा वो हमारा ट्रेड डेफिसिट होगा। अब डिफरेंस यानी कि आप माइनस कर देना है। देखो यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को माइनस कर देना है, कितना एक्सपोर्ट किया कितना इंपोर्ट किया। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर हम लोग बात करें लाइट वाले बार की यानी कि साल 2021 की बात की जा रही है, साल 2021 के अक्टूबर की बात की जा रही है। तो साल 2021 में हम लोगों ने इंपोर्ट कितना किया था, साल 2021 में हम लोगों ने इंपोर्ट किया था 53.64 बिलियन डॉलर्स। और एक्सपोर्ट कितना किया था,
एक्सपोर्ट किया था हम लोगों ने $35.73 बिलियन। तो इस 53.64 में से 35.73 निकाल दो, क्योंकि इतना तो हम लोगों ने एक्सपोर्ट करके बराबर कर दिया था। तो अभी हमारा कितना घाटा हो रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आया, $17.91 बिलियन का। इतने रुपए का डेफिसिट चल रहा था पिछले साल अक्टूबर में इतने रुपए का हमारा ट्रेड डेफिसिट हम लोगों ने फेस किया है। लेकिन अब बात करते हैं इस साल की। तो इस साल ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है, यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो इस साल का ट्रेड डेफिसिट कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे आपके पास में इंपोर्ट का सारा डेटा है, यहाँ पे आपका एक पास में एक्सपोर्ट का डेटा है। इंपोर्ट हमने ऑब्वियस ही बात है बहुत ज़्यादा कर दिया है और एक्सपोर्ट हमारा कम हो गया है। तो यहाँ पे इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट को निकाल दो, है ना। तो यहाँ पे जो भी बचा हुआ अमाउंट है हमारा, वो बेसिकली हमारा डेफिसिट वाली कैटेगरी में आ जाएगा। कितने का नुकसान हमें हो रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट करके हमने बाकी तो बराबर कर दिया, लेकिन जो बाकी जो गैप बच गया है वो हमारा यहाँ पर लॉस आपको देखने को मिलेगा। कितने का, $26.91 बिलियन का। तो इस साल अक्टूबर के महीने का जो भी हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो $26.91 बिलियन का है। क्लियर हुई बात। ट्रेड डेफिसिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फिस्कल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या सिचुएशन रही है पिछले साल अक्टूबर की और क्या सिचुएशन रही है अब के साल के अक्टूबर की, दोनों का कंपैरिजन आप लोगों ने देख लिया। तो ये था ओवरऑल आर्टिकल, इसमें बाकी और कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। बस खाली इन टर्म्स के बारे में ध्यान रखना। क्लियर हुई बात। चलो आते हैं अगले आर्टिकल पर। अब आपको बराबर में एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। आपको पता होगा जो G20 समिट है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो G20 समिट के बारे में डिस्कशन किया गया है। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ठोस पॉइंट नहीं है जो हम एग्जाम में इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि आपको पता होगा हर आर्टिकल के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देता हूँ, बट आज ज़्यादा कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि आर्टिकल्स ही कुछ ऐसे आए हुए हैं। जैसे यहाँ पर G20 के बारे में डिस्कशन किया गया। ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ को हम लोग G20 बोलते हैं, जहाँ इसके अंदर 20 देश का वो ग्रुप कहलाता है वो। तो वो 20 देश कौन कौन से, ज़रा फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में नाम लिख दो। देखो क्या आपको वो 20 देशों के नाम याद हैं या नहीं याद हैं। तो होता क्या है कि इन कंट्रीज़ की यहाँ पर समिट होती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साथ ही साथ में बाकी जो 20 कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं वो भी आते हैं। और ख़ास बात यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, इनके साथ में बातचीत करी है, US प्रेसिडेंट बाइडन के साथ में बातचीत करी है। और ख़ास बात यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट की जा रही है वो है यहाँ पर चाइना के साथ में बातचीत को। क्यों? क्योंकि आखिरी बार हमारे प्राइम मिनिस्टर और साथ ही साथ में चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने जो आपस में बातचीत करी थी वो थी साल 2019 में, पब्लिकली जो बातचीत करी थी। उसके बाद से कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं, क्योंकि आपको पता होगा साल 2020 में दोनों कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर पर बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हो गए थे, बॉर्डर पर विवाद चल रहा था, काफ़ी हाथापाई भी हो गई थी दोनों सोल्जर्स के बीच में, है ना। उसके बाद से रिलेशंस हमारे ख़राब होते हुए चले गए। 2020 भी ऐसे निकला, 2021 भी ऐसे निकला और 2022 भी ऐसे ही निकल गया। रिलेशंस को ख़राब होते होते हमने ढेर सारे ऐप्स बैन कर दिए, चाइना को पूरी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर हटाने की कोशिश करी है अपने कंट्री से। हालांकि डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है तो इतनी जल्दी हटा नहीं सकते। तो बेसिकली यहाँ पर 2019 के बाद से पब्लिकली कुछ इस प्रकार से जो बातचीत करी गई है हमारे प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के प्रेसिडेंट के बीच में, वो G20 समिट के अंदर देखने को मिला, ठीक है ना। वही बात यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईलाइट करी गई। तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ में डिस्कशन किया है हमारे G20 लीडर्स ने, हमारे PM ने, यानी G20 लीडर्स के साथ में डिस्कशन तो किया ही, उसके साथ जो साइड मीटिंग होती है ना वो भी यहाँ पर चाइना के साथ में करी है। वो मीटिंग यहाँ पर जो बाइडन के साथ में करी है ना। साथ ही साथ में जो UK के प्रेसिडेंट हैं ऋषि सुनक, UK के प्राइम मिनिस्टर, तो उनके साथ में यहाँ पर बातचीत करी है। तो वही यहाँ पर बताया गया कि हाँ इन लोगों से यहाँ पर बातचीत करी, इन कंट्रीज़ के साथ में डिस्कशन किया। और जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं कि हाँ 2019 के बाद यहाँ पे कोई मीटिंग हुई नहीं थी इंडिया चाइना के बीच में, वो बात यहाँ पे बताई गई है। क्यों? क्योंकि रिलेशन ख़राब हो गए थे, गलवान वैली पर यहाँ पे इंसिडेंट क्रिएट हो गया था। वो चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। क्या इसके अलावा कुछ आर्टिकल में दिया गया है? नहीं। तो आर्टिकल इतना कुछ काम का है नहीं, बट फिर भी करंट इशू था तो मैंने आपको बता दिया कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या क्या चर्चा हो रही है। बाकी आपको पता होगा ये मीटिंग कहाँ पे हो रही है, इंडोनेशिया के अंदर बाली में। ये जो जगह है, लोकेशन है, ये ज़रूर ध्यान रखा करो, क्योंकि आपसे जो वनडे एग्जामिनेशन है ना वहाँ पे लोकेशन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। बाकी G20 कंट्रीज़ के जो भी यहाँ पर 20 देशों के नाम है वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोगों ने लिखने हैं और बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में लिखने हैं, ठीक है ना। और क्योंकि इसको लेकर आपको पता होगा पहले भी सवाल पूछा गया था, वो सवाल मैं काफ़ी बार दिखा चुका हूँ, तो आज वो रिपीट नहीं करने वाला हूँ। आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ पे फिर से हम लोग इकोनॉमी की बात करने वाले हैं, यानी कि GS पेपर नंबर 3 के बारे में आप कह सकते हो उस GS पेपर नंबर के अंदर इस आर्टिकल को इंक्लूड कर सकते हो। क्या बात की जा रही है? 9 रशियन बैंक्स ने अपना जो वोस्त्रो अकाउंट है वो ओपन कर लिया है।
अब इस वोस्त्रो अकाउंट से क्या होगा, इंडिया और रशिया के बीच में जो व्यापार है वो हम लोग रुपी में कर सकेंगे, ठीक है ना। रुपी में हम लोग व्यापार कर सकेंगे कि ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नज़र आएगी। अच्छा, नोस्त्रो और वोस्त्रो जो अकाउंट है इसके बारे में डिस्कशन बहुत दिनों से चल रहा है। लगभग जुलाई के अंदर ये कॉन्सेप्ट न्यूज़ में आया था, उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने समझा भी था। क्या आपको याद है नोस्त्रो वोस्त्रो क्या होते हैं? चलो नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होता है। तो ये जो वोस्त्रो अकाउंट से वो क्या होता है ये आपको समझना होगा। पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर देखना ये होगा कि इंडियन जो करेंसी है ना, इंडियन रुपी खासकर, वो डॉलर के कंपैरिजन में आज के समय पर बहुत कमज़ोर हो गया है। डॉलर के कंपैरिजन में लगातार बहुत ज़्यादा कम होता हुआ नज़र आया है पिछले कुछ समय पर। तो हमें अपने रुपी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है। तो उस रुपी को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? रुपी स्ट्रॉन्ग तब होगा जब दुनिया भर के ढेर सारे जो कंट्रीज़ है वो रुपी को एक्सेप्ट कर रहे होंगे, है ना। तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यापार है दुनिया भर में वो रुपी के अंदर हो तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो वो रुपी के अंदर व्यापार करने का एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है नोस्त्रो वोस्त्रो अकाउंट। नोस्त्रो वोस्त्रो अकाउंट कैसे काम करेंगे अभी हम लोग इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात और ध्यान में रखना है। आज के समय पर जो ज़्यादातर व्यापार होता है वो किस में होता है? डॉलर्स में आपको देखने को मिलता है। येन, डॉलर्स, यूरो, इन्हीं में ज़्यादातर व्यापार होता है। अगर हम लोग बात करें खासकर डॉलर्स में, क्यों? क्योंकि डॉलर्स पूरे दुनिया में एक्सेप्टेबल है, हर कोई यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है ना। हर कोई एक्सेप्ट करता है, डॉलर एक पावरफुल करेंसी है। तो किसी को भी आप डॉलर दोगे तो कहेगा हाँ यार हम तो चला ही लेंगे। किसी भी देश को आप डॉलर दोगे तो आराम से यहाँ पर उसी चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। क्या हर एक कंट्री रुपी को एक्सेप्ट करती है? नहीं करती है। तो यही यहाँ पर एक डिफरेंस आ जाता है कि जो डॉलर है ना वो थोड़ी सी पावरफुल करेंसी आपको ये देखने को मिलती है। तो दुनिया भर में जो व्यापार है वो आज के समय पर डॉलर्स में चलता है। हमारा फोकस ये है कि हम लोग जो व्यापार हैं उसको रुपी में भी कर सकें। दैट इज़ वाई यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आरबीआई का आपको देखने को मिलेगा, नोस्त्रो और वोस्त्रो अकाउंट का। तो जो नोस्त्रो वोस्त्रो अकाउंट है वो क्या है, आओ अब हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं। सपोज़ यहाँ पर एक एग्जांपल लेके समझेंगे। यहाँ पर ये है इंडिया और इधर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा रशिया, ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ पे दो वर्ड के बारे में बता रहा हूँ। कौन कौन से वर्ड हैं? एक तो यहाँ पर मैंने आपको बताया नोस्त्रो, है ना, और जो दूसरा वर्ड मैंने आपको बताया वो है वोस्त्रो। ये दोनों वर्ड के बारे में ध्यान रखना। अच्छा, नोस्त्रो मतलब क्या होता है? नोस्त्रो मतलब होता है आवर्स, यानी कि हमारा। वोस्त्रो मतलब क्या होता है? वोस्त्रो मतलब होता है योर्स, यानी कि आपका, ठीक है ना। ये दोनों वर्ड समझ में आ गए, क्योंकि ये जो वर्ड है लिए कहाँ से गए? नोस्त्रो वर्ड लिया कहाँ से गया है? नोस्त्रो बेसिकली यहाँ पर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है आवर्स। वैसे यहाँ पर वोस्त्रो भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है योर्स। अब पहले हम लोग समझते हैं वोस्त्रो अकाउंट क्या होता है और नोस्त्रो अकाउंट क्या होता है। देखो, वोस्त्रो अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो दूसरा फॉरेन बैंक है ना वो हमारे बैंक के साथ में क्रिएट करेगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो रशिया है ना वो इंडिया के अंदर जो बैंक्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर जैसे आपको अलग अलग बैंक्स देखने को मिलते हैं, एसबीआई है, अलग अलग बैंक्स हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं एसबीआई का। और इधर रशिया के अंदर आपको रशियन बैंक देखने को मिल जाएगा। सपोज़ यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया हम लोगों ने, यहाँ पे रशियन बैंक आपको नज़र आएगा। तो क्या करेंगे, ये दोनों बैंक्स ना आपस में नोस्त्रो और वोस्त्रो अकाउंट्स को ओपन कर लेंगे, और जो ये अकाउंट्स ओपन होंगे इन्हीं अकाउंट्स के अंदर व्यापार चलेगा। जैसे कि जो रशिया है वो क्या करेगा, अपनी बैंक का एक अकाउंट हमारी बैंक में खुलवाएगा, वो क्या कहलाएगा? वोस्त्रो अकाउंट, ठीक है ना। अपनी बैंक का अकाउंट हमारे बैंक में खुलवाएगा, वो कहलाएगा वोस्त्रो अकाउंट। यानी कि मैंने आपको बताया ना वोस्त्रो मतलब योर्स, यानी कि आपका अकाउंट हमारी बैंक में खुला हुआ है, यानी ये दोनों बैंक लिंक हो गए। और इसका उल्टा कर दो, वो कहलाएगा नोस्त्रो। वोस्त्रो से तो समझ में आ गया, जब रशिया की बैंक क्या करेगी, हमारे किसी बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवा लेगी, वोस्त्रो अकाउंट। नोस्त्रो क्या होगा, जब हमारा बैंक रशिया के किसी बैंक के अंदर एक अकाउंट खुलवाएगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा नोस्त्रो अकाउंट। अब इन्हीं अकाउंट्स के बीच में क्या होगा? ट्रांजैक्शन चलेगा, व्यापार चलेगा। अब व्यापार कैसे चलेगा मैं आपको ये भी समझाता हूँ। देखो, अभी के समय पर हुआ है एग्जैक्टली ये कि रशिया यूक्रेन का जो यह वॉर चला ना, इस वॉर के बाद में हालात काफ़ी ख़राब हो गए। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, वो सब रशिया के अगेंस्ट में चली गई। रशिया के ऊपर ढेर सारे सेंक्शंस रिसेंटली लगाए गए हैं, आप सभी को पता है। अब वो जो सेंक्शंस लगाए गए हैं उस सेंक्शन में ये भी था कि यहाँ पर रशिया को स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया गया। स्विफ्ट से बाहर निकालने का मतलब यह है कि रशिया व्यापार करते हुए अब डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये सारी प्रॉब्लम्स रशिया फेस कर रहा था, और इसी चक्कर में अब रशिया को पैसा चाहिए था, व्यापार करना था, तो हालात तो काफ़ी ख़राब थे। तो इसी चीज़ को देखते हुए रशिया ने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर अपना तेल वगैरह भी सस्ता कर दिया था।
अब तेल यानी कच्चा तेल रशिया देता है, बहुत सारे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है, वो रशिया ने सस्ता किया। इंडिया ने क्या किया, उसी कच्चे तेल को यहाँ पर ख़रीदना स्टार्ट किया, ऑफ़र में, डिस्काउंटेड प्राइस में, बहुत सस्ते दाम में हमने ढेर सारा कच्चा तेल खरीदा। अब कच्चा तेल खरीदने के बाद में ऑब्वियस सी बात है रशिया को पेमेंट करनी है, हमने रशिया से सामान लिया है, तो वो जो पेमेंट है ना वो हम डॉलर में कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि रशिया डॉलर का इस्तेमाल कर नहीं सकता कहीं पर भी। तो वो पेमेंट हम कैसे करेंगे? वो पेमेंट करेंगे हम रुपी में, इंडियन रुपी में। जो इंडियन करेंसी होगी उसमें हम लोग पेमेंट करेंगे। और वो पेमेंट कैसे की जाएगी? वो हम लोग रशिया के जो है ये हमने अकाउंट खुला है नोस्ट्रो अकाउंट, वो उसमें डाल देंगे। ठीक है ना, वो पैसा हम लोग वहाँ पे डाल देंगे। क्लियर हो गई बात? तो रशिया के पास में इंडियन रुपी आ जाएगा। तो आप कहोगे इससे क्या फ़ायदा हुआ? यानी कि हमने रशिया से सामान परचेज़ किया, रशिया को इंडियन रुपी दे दिया, क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि अब रशिया को सपोज़ कुछ सामान चाहिए होगा, क्योंकि रशिया भी ढेर सारी चीज़ें इंपोर्ट करेगा हमसे। जब हमसे वो सामान खरीदेगा ना, तो हमको जो रिटर्न पेमेंट है वो रुपी में ही कर सकता है, यानी कि इंडियन रुपी में ही वो वापस से पेमेंट करेगा। यही यहाँ पर खेल है वोस्त्रो और नोस्त्रो का। आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली नोस्त्रो वोस्त्रो क्या है। तो हम लोग पेमेंट कर देंगे इंडियन रुपये में, और रशिया वही पेमेंट से यहाँ पे और व्यापार कर सकता है, भारत से जो भी सामान होगा वो मंगा सकता है। तो हुआ क्या, अभी जो 9 रशियन बैंक्स हैं उन्होंने वोस्त्रो अकाउंट्स को ओपन कर लिया है। कहाँ पर? हमारी बैंक के अंदर। कौन कौन सी बैंक में? तो रशिया का एक है गैस प्रोमो बैंक, तो इसने अपना अकाउंट ओपन किया यूको बैंक के साथ में, यूको बैंक के साथ में, जो कि यहाँ पर इंडिया की बैंक है। तो यहाँ पर एक अकाउंट रशिया के इस वाले बैंक का हो गया। बाकी 6 और रशियन बैंक्स हैं जिन्होंने अपने वोस्त्रो अकाउंट ओपन करे हैं भारत के इंडसलैंड बैंक के अंदर में। वोस्त्रो अकाउंट रशिया के ओपन हो गए हमारे पास में। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। हम क्या करेंगे, वहाँ पे नोस्त्रो अकाउंट्स को ओपन कर देंगे, इनके बीच में यहाँ पर इस प्रकार से ट्रांजैक्शंस चलते रहेंगे। अब जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है नोस्त्रो वोस्त्रो के बारे में, आप लोग यहाँ पर वैसे समझ गए होंगे, बहुत आसान सी भाषा में समझाने की कोशिश करी है। तो उसको अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे, है ना? तो लिखित में भी प्रोवाइड करवा दिया गया है, सब चीज़ मिलेगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे लिखित में आपको ये सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड करवा दी हैं। ये रुपी पेमेंट मैकेनिज्म क्या है ना? ये नोस्त्रो और वोस्त्रो अकाउंट का पूरा सिस्टम क्या है, ये मैंने आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दिया है। वही चीज़ें डिट्टो यहाँ पर छाप दी गई हैं। सवाल ये उठता है कि सर इस मैकेनिज्म का फ़ायदा क्या होगा, कोई फ़ायदा वगैरह है क्या? हाँ बिल्कुल फ़ायदा होगा, हमारी जो ग्रोथ है वो प्रमोट होगी, है ना? इससे क्या होगा, दुनिया भर में जो इंडियन रुपी है उसका यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे हम लोग, इंडियन करेंसी का इस्तेमाल बढ़ेगा व्यापार के अंदर में, है ना? उसके बाद में यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होगा ट्रेड विद सैंक्शन कंट्रीज़, यानी कि मान लो कोई कैसा भी देश हो उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए हैं। सैंक्शन लगाने से क्या हुआ, वो व्यक्ति यहाँ पर, वो देश किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, डॉलर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, तो हम उसके साथ भी व्यापार कर सकते हैं, डॉलर की ज़रूरत ही नहीं है। हम नोस्त्रो वोस्त्रो अकाउंट से व्यापार करेंगे, इंडियन रुपी देंगे, वो हमें उसको कुछ सामान खरीदना होगा, वो इंडियन रुपी हमें पेमेंट कर देगा। ऐसे क्या होगा, इंडियन रुपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, जैसे यहाँ पर डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। क्लियर हुई बात? तो हम लोग यहाँ पर डॉलर के कंपैरिजन में थोड़े से और ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए नजर आएंगे जब इंडियन रुपी की एक्सेप्टेबिलिटी दुनिया भर की कंट्रीज़ के अंदर बढ़ती हुई नजर आएगी। क्लियर हो गई बात? क्रिस्टल क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई तो नीचे कमेंट सेक्शन में ऑल क्लियर लिख देना। चलो आते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम करना, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक टारगेट हमने रखा है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आपको अचीव करवाना है। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं वीडियो के अंदर, उन सवालों का जो उत्तर है वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जब पार्टिसिपेशन बढ़ेगा कमेंट सेक्शन में, तो इससे ये पता चलता रहता है कि हाँ कौन कौन जवाब देता रहता है, कौन कौन कितने समय से यहाँ पर कनेक्टेड है, रेगुलर बेसिस पे कमेंट में एक्टिवेट रहता है। तो इसको भी ज़रूर से कर लिया करो। 2 मिनट लगने वाले हैं, कोई बात नहीं, इससे अपन दोनों का ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अपन दोनों का जो एंगेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है। नाउ नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, देखो जो जानवर हैं उनका व्यापार हो रहा था, इलीगल ट्रेड हो रहा था। तो अभी यहाँ पर कुछ जानवरों को सीज़ कर लिया गया है, जब्त कर लिया गया है आसाम के अंदर। ये आपको 2 प्रीमेट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि जो ह्यूमन मंकी हैं वो आपको ये देखने को मिलेंगे। तो 2 मंकीज़ को यहाँ पर जब्त किया गया है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। क्यों? क्योंकि इनको लेकर जाया जा रहा था दूसरी जगह पर, और
ऐसी मंकी के साथ में और भी ढेर सारे जानवरों का इलीगल तरीके से स्मगलिंग होती है। बहुत समय से ये स्मगलिंग चलती भी आ रही है। हम हर महीने यहाँ पर इस प्रकार से काफ़ी सारे ट्रक्स को पकड़ते हैं जो कि इस प्रकार से स्मगल करते हैं। ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये स्मगलिंग देखने को मिलती है। तो जो पुलिस है कहाँ की, हैलाकंदी और काचर डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ पर है, असम के अंदर। जो यहाँ की जो पुलिस है ना, इन्होंने क्या किया, लगभग 7 ऐसे ह्यूमन मंकी को सीज कर लिया, जब्त कर लिया है। और मंकी के साथ साथ कुछ ड्रग्स हैं, नारकोटिक ड्रग्स, इसको भी जब्त किया है। कुछ ऐसी ड्रग जिसकी 10 करोड़ रुपए तक की वैल्यू थी। तो सेम दिन पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर जब्त करी गई हैं। इसके साथ साथ जो बर्मीज़ अरेका नट्स होते हैं, है ना, सुपारी जैसे जो नट्स होते हैं ना, जो पान वगैरह में डलते हैं, वो नट्स भी यहाँ पर जब्त करे गए हैं। बाहर विदेश में बनी हुई जो सिगरेट्स हैं वो जब्त करी गई हैं। इलीगल कमोडिटीज़ हैं वो यहाँ पर जब्त करी गई हैं। इनका यहाँ पर स्मगलिंग हो रहा था, जिसको यहाँ पे अभी के टाइम पर पकड़ा गया, वो बात यहाँ पे बताई गई। कुछ लोग को भी यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि वही लोग ट्रक लेकर जा रहे थे, तो यहाँ पर उनको अरेस्ट किया गया है ना। ये जो सारा का सारा सामान जब्त किया गया है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास जब्त किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से पहले भी काफ़ी कुछ हो रहा था, यानी कि पहले भी, मतलब सितंबर के मंथ में भी आप देखोगे तो ढेर सारे जानवर जब्त करे गए थे, क्योंकि उनको इधर से उधर ले जाया जा रहा था, उनकी स्मगलिंग हो रही थी इलीगल तरीके से। और स्मगलिंग करने का तरीका लोगों का बदल चुका है। बीच में बॉर्डर्स वगैरह हैं जहाँ से ट्रक गुजरते हैं तो चेकिंग होती है, तो वो ट्रक्स को क्या करते हैं, प्रॉपर्ली मॉडिफाई करवा लेते हैं। ऐसे मॉडिफाई करवाते हैं कि कुछ अलग से सीक्रेट बॉक्सेस बना देते हैं, जिसके अंदर वो जानवरों को रखकर या दूसरे सामान को रखकर इलीगल तरीके से यहाँ पे स्मगलिंग कर लेते हैं। तो होता यहाँ पर यह है कि जो भी अनट्रेंड पुलिस ऑफिसर है, जिसने इस प्रकार की सिचुएशन नहीं देखी है कि हाँ ट्रक को मॉडिफाई किया जा सकता है, उसकी आंखों से बच के निकल जाते हैं। लेकिन जो ट्रेंड पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी आंखों से बच नहीं पाते। और वही केस यहाँ पर देखने को मिला। एक अलग से बॉक्स बनाया गया था जिसके अंदर इन जानवरों को छुपा कर ले जाया जा रहा था, बट अभी के टाइम पर इनको पकड़ लिया गया। क्लियर हुई बात। तो छोटा सा आर्टिकल था, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस खाली इतनी सी बात ध्यान रखना। मैंने इसलिए बताया क्योंकि आने वाले समय पर कभी भी किसी भी एडिटोरियल के अंदर कोई भी राइटर चर्चा कर सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो आपका बेस क्लियर होगा, तो आगे वो चीज़ें बहुत आराम से समझ में आएंगी। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है, जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया है यूजेज ऑफ पेसा एक्ट रूल्स इन एमपी। यानी कि जो पेसा एक्ट है हमारा, उस पेसा एक्ट का जो यूज़ है ना, उसको हरी झंडी दिखा दी है मध्य प्रदेश के अंदर, आप ऐसा कह सकते हो। तो ये जो पेसा एक्ट है ये आपको जानना होगा ये क्या है, कैसे काम करता है। तो पेसा एक्ट को अभी इम्प्लीमेंट किया गया। इस एक्ट से हुआ क्या कि मध्य प्रदेश के अंदर जो ग्राम सभा हैं उनके पास में थोड़ी सी ज़्यादा स्पेशल पावर्स आएंगी, वो अपने हिसाब से खुद अपने आप को सेल्फ गवर्न कर पाएंगे। तो जो हमारी प्रेसिडेंट है, इनका कहना यह है कि देखो जो खासकर ट्राइबल कम्युनिटीज़ है ना, उनके लिए ये पेसा एक्ट को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो पेसा एक्ट है उनकी जो सेल्फ गवर्निंग पावर है उसको बढ़ा देता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर की गई हैं किस दिन, ये सारी बातें की गई हैं जनजातीय गौरव दिवस को सेलिब्रेट करते करते। ये जनजातीय गौरव दिवस का प्रोग्राम चल रहा था मध्य प्रदेश के शाहडोल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वहीं पर ये सब कुछ आप कह सकते हो एड्रेस किया गया, और वहीं पर ये सारी की सारी जो बातें हैं वो की गई हैं। तो अभी जो पेसा एक्ट है 1996 वाला, ये स्पेशल पावर देगा मध्य प्रदेश के अंदर ग्राम सभा को, ताकि जो ग्राम सभा है वो अच्छे से अपने आप को सेल्फ गवर्न कर सके। कौन से एरिया में, खासकर शेड्यूल्ड एरियाज़ की यहाँ पर बात की जाती है। शेड्यूल्ड एरियाज़ के अंदर इस पेसा एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के बारे में डिस्कशन किया गया है। अभी आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी जब तक आप पेसा एक्ट के बारे में डिटेल से कवर नहीं कर लेते हो। तो आप डिस्कस करते हैं इसके बारे में। पहली चीज़ तो अच्छा यही है यार, पेसा की फुल फॉर्म क्या होती है। पेसा की फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज़। देखो आपको पता होगा पंचायती राज का जो सिस्टम है वो लेकर आया गया था, जहां पर गांव-गांव के अंदर पंचायत सिस्टम्स को बनाया गया, लेकिन शेड्यूल्ड एरियाज़ को यहां पर छोड़ दिया गया था, है ना। अब शेड्यूल्ड एरियाज़ को छोड़ दिया गया था तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो इसी चक्कर में शेड्यूल्ड एरिया को कवर करने के लिए पेसा एक्ट लेकर आया गया। यानी कि जो पंचायत सिस्टम सभी जगह पर गांव के लेवल पर देखने को मिलता है ना, वही सिस्टम शेड्यूल्ड एरियाज़ के अंदर भी होना चाहिए। और इसको इम्प्लीमेंट किया गया, जिसको लेकर एक एक्ट लेकर आया गया, जिसको नाम दिया गया पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज़ एक्ट 1996। ये 1996 का एक्ट आपको नज़र आएगा। यह एक्ट इसलिए लेकर आया गया ताकि हम लोग क्या कर सकें, गांव वाले एरिया में लोगों के पास में जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस की पावर है, अपने आप को वो गवर्न कर सके, जो मैटर्स हैं वो अपने आप ही सॉल्व कर सके, वो पावर्स हम उनको दे सकें।
तो ये काम यहाँ पर किया गया था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1992 में, उसके बेसिस पर यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नेंस को बढ़ाया गया था रूरल इंडिया के अंदर। और इसी अमेंडमेंट के माध्यम से हमने 3 टायर वाला जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो बनाया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे इसका जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज़ के अंदर पहले तो रोक दिया गया था, बाद में शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज़ के अंदर भी ये सिस्टम होना चाहिए, यानी कि पंचायत वाला सिस्टम होना चाहिए, उनके पास में अपने आप को गवर्न करने की पावर्स होनी चाहिए। इसको लेकर एक मुद्दा उठा था और उस मुद्दे पर एक कमेटी बैठी थी, भुरिया कमेटी। तो भुरिया कमेटी ने 1995 में रिकमेंड किया कि भैया हाँ, उनके पास में भी पावर होनी चाहिए, पंचायत वाली पावर। तो इसी चक्कर में जो पेसा एक्ट है वो लेकर आया गया था, यानी पंचायत को एक्सटेंड कर दिया गया, एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज़। जब पंचायत सिस्टम आया था तो शेड्यूल्ड एरियाज़ को कवर नहीं किया जा रहा था, बट अभी यहाँ पर शेड्यूल्ड एरियाज़ को भी इस सिस्टम के अंदर कवर कर लिया गया है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, जो ट्राइबल पीपल हैं उनको बहुत सारी पावर्स मिल जाती है ताकि वो अपने आप को अच्छे से गवर्न कर सकें, ठीक है ना। इसी वजह से जो ये पेसा एक्ट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसीडर टू बी द बैकबोन ऑफ ट्राइबल लेजिस्लेशन इन इंडिया। जो हमारा ट्राइबल लेजिस्लेशन है भारत के अंदर में, इसकी रीढ़ की हड्डी बताया जाता है पेसा एक्ट को। क्यों? क्योंकि इन ट्राइबल ग्रुप्स को ढेर सारी पावर्स यहाँ पर ये जो पेसा एक्ट है वो प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना। अब पावर्स की बात आती है तो जैसे कि कैसी पावर, जैसे कि जो यहाँ पर माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनकी ओनरशिप को लेकर पावर्स हो गया, या कोई लोकल डिस्प्यूट हो गया आपस में तो उस डिस्प्यूट को यहाँ पर ख़त्म करना, तो अपने आप वो ख़त्म कर लें। तो इस प्रकार के जो मैटर्स हैं ना वो ट्राइबल कम्युनिटी अपने आप ही सॉल्व कर सके, इस चक्कर में यहाँ पर ये जो पेसा एक्ट है वो लेकर आया गया था। क्लियर हो गई बात? आई होप आपको यहाँ पर ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं पेसा के बारे में। नाउ अब आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। देखो आज ढेर सारे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं जिसको हम डिटेल से कवर करने वाले हैं। एक एडिटोरियल ये है और बाकी एडिटोरियल अलग अलग न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन से भी लिया गया है, और साथ ही साथ में आपको द हिंदू का एक और एडिटोरियल देखने को मिलेगा, लाइवमेंट का एडिटोरियल देखने को मिलेगा, क्योंकि एडिटोरियल पोर्शन एक ऐसा पोर्शन होता है जो कि आपको अलग अलग न्यूज़पेपर से कवर करना चाहिए। ये सब लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, आपने सुना भी होगा कई बार, जो भी इंटरव्यूज़ आपने देखे होंगे। तो उसके अंदर यहाँ पर आपको वो हेल्प मिल जाती है। मतलब द हिंदू के अंदर केवल द हिंदू ही नहीं है, आपको एक ओवरऑल कवरेज यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। लेकिन एडिटोरियल डिस्कशन से पहले आपको पता होगा हमेशा हम लोग लेते हैं एक मेंस का सवाल। तो आज का मेंस का प्रश्न क्या है उसको फटाफट देख लेते हैं। तो आज का मेंस का जो क्वेश्चन है वो बोलता है, डिस्कस मेजर रीजन्स फॉर द सिंकिंग ग्राउंड वाटर टेबल इन इंडिया, ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू टैकल दिस प्रॉब्लम। आपको पता होगा ग्राउंड वाटर जो है ना, ये टॉपिक लगातार पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में बना हुआ है, और आज भी यहाँ पर एडिटोरियल एक द हिंदू के अंदर ग्राउंड वाटर को लेकर, इस वजह से आपको यहाँ पर ये सवाल दिया गया कि आप यहाँ पर इसको अटेम्प्ट करो। अब जिसको भी पता नहीं ग्राउंड वाटर के बारे में वो अभी थोड़ी देर में जान जाएगा, क्योंकि मैं एक एडिटोरियल डिस्कस करूँगा। तो जिसको भी नहीं पता है वो अच्छे से सुनकर तब आंसर को अटेम्प्ट कर सकता है। जिसको पता है, जो कि पहले से मेरे से साथ में कनेक्टेड, आपको पता होगा प्रॉपर नोट्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, वो इसको हाथों हाथ अटेम्प्ट करें। सवाल क्या बोलता है, डिस्कस मेजर रीजंस फॉर सिंकिंग ग्राउंड वाटर टेबल इन इंडिया। आपको बताना है कि आज के समय पर क्या क्या कारण देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है भारत के अंदर वो लगातार कम होता जा रहा है। ज़मीन के अंदर जो पानी प्रेजेंट है वो लगातार उसका जो टेबल है वो और ज़्यादा नीचे होता हुआ जा रहा है। तो क्या कारण है ये बताना है। दूसरी चीज़ बतानी है कि आपको क्या क्या सोल्यूशन देखने को मिलते हैं, यानी कि क्या क्या मेजर्स आप सजेस्ट कर सकते हो जिससे हम लोग इस प्रॉब्लम का समाधान लेकर आ सकते हैं, इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। तो एक अच्छा सा आंसर लिखना, आंसर लिखने के बाद में सबमिट करना। कहाँ पे सबमिट करोगे, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना, आपको वो चैनल मिलेगा। उस चैनल पर लगभग 38,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो आप भी जाकर वहाँ पे ज्वाइन करो और आंसर्स को लिख कर सबमिट करो। इससे क्या होगा, बहुत फ़ायदा होगा। और एक बात और ध्यान रखना, जब भी आप आंसर सबमिट करोगे ना तो एक कोशिश ये करना कि एटलीस्ट सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू कर लें। आप सभी लोग जब 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो इससे बहुत बेनिफिट्स होंगे आपको भी, जैसे कि आपके पास में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि आपने मिस करे या आपके दिमाग में नहीं आए होंगे, है ना। तो अच्छे से यहाँ पर आपकी जो सोच है वो और एक्सपैंड होगी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को पढ़कर ही सोच एक्सपैंड होती है। ऐसे कोई बैठे बैठे यहाँ पे जो थिंकिंग वो एक्सपैंड होती नहीं है, सभी को पता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक पॉइंट आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपके पास में पॉइंट्स कलेक्ट हो गए। दूसरा यहाँ पर यह है कि सामने वाले की अगर कोई मिस्टेक्स होती हैं उनके आंसर में तो आप वो चीज़ उनको बता सकते हो कि आपको यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो सामने वाले को एंकरेज करना है, उनको डिमोटिवेट नहीं करना है, उनको एंकरेज करना है कि आपको यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, और ऐसे आप यहाँ पर आगे कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? चलो आगे आते हैं अपने आंसर की तरफ, सॉरी डिस्कशन की तरफ।
नाउ जो पहला एडिटोरियल आपको देखने को मिलेगा वो है प्रिजर्विंग द प्रीशियस ऑन ग्राउंड्स वाटर यूज़। इस एडिटोरियल के अंदर चर्चा की गई है कैसे हम लोग ग्राउंड वाटर का जो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे ग्राउंड वाटर को हम लोग प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो एक छोटा सा एडिटोरियल है, आपको पता होगा साइड में छोटे छोटे एडिटोरियल आते हैं, तो वहीं पे चर्चा की गई है, ज़्यादा कुछ डिटेलिंग्स यहाँ पर है नहीं। चलो फिर कोई बात नहीं, डिस्कस तो करना है, तो यहाँ पे हम लोग सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा एडिटोरियल के रिगार्डिंग आपको करना क्या होता है, कुछ अच्छे पॉइंट्स कलेक्ट करके अपने पास में रखने होते हैं। वो पॉइंट्स आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ डायरेक्टली, तो आपको वो मेहनत भी नहीं करनी है। तो पहली चीज़, प्रिजर्विंग द प्रीशियस ग्राउंड वाटर, क्या बोलता है एडिटोरियल? ग्राउंड वाटर के बारे में डिस्कशन करता है। अब ग्राउंड वाटर वाला मुद्दा क्या है मैं आपको समझाता हूँ वो भी एग्जैक्टली। तो इंडिया जो है ना वो आज के समय पर घर है 17% वर्ल्ड पॉपुलेशन का। दुनिया भर में जितनी भी आबादी है उसका 17% आबादी भारत के अंदर देखने को मिलती है, और कल जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन तक पहुंच चुकी है, आपको पता भी होगा। उसके ऊपर भी एक आर्टिकल है, अभी उस पर भी आएंगे। तो बताया यह गया कि इंडिया के अंदर इतनी बड़ी आबादी रहती है दुनिया भर की, लेकिन जब बात करें एक अच्छे पानी की, साफ़ सुथरे पानी की, तो केवल और केवल भारत 4% फ्रेश वाटर को ही होल्ड करता है। दुनिया भर की 17% आबादी भारत में रहती है, लेकिन दुनिया भर का केवल और केवल 4% फ्रेश वाटर ही यहाँ पर इंडिया होल्ड करके अपने पास में रखता है। यानी कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, पानी का जो ऑलरेडी कमी है ना वो हमें देखने को मिलती है। लेकिन उसमें एक दिक्कत ये भी आ जाती है कि हम लोग पिछले कुछ समय से क्या कर रहे हैं, जो ग्राउंड वाटर होता है, यानी कि जो हमारी सरफेस के अंडर में, सरफेस के अंदर जो पानी प्रेजेंट है ना, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं ताकि सिंचाई कर सकें, एग्रीकल्चर के अंदर इरिगेशन कर सकें, है ना। तो वो जो पानी है ना उसको निकालने की जो स्पीड है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। वो इतनी तेज़ी से निकल रहा है कि वो जो ग्राउंड वाटर है, यानी कि जो अंदर पानी का सतह है, वो लगातार कम होता जा रहा है। आप जब भी कहीं पर घर खरीदने जाते होंगे तो आप वहाँ के ग्राउंड वाटर टेबल देखते होंगे कि वाटर टेबल कहाँ पर है, ज़्यादा नीचे तो नहीं है। ज़्यादा नीचे तो बहुत खुदाई करनी पड़ेगी, उसके बाद पानी वो निकालना पड़ेगा, तब जाके घर के अंदर पानी आएगा, है ना। तो जो वहाँ जहाँ पे वाटर टेबल अच्छे लेवल पर होगा वहीं पर आप यहाँ पे अपने घर को खरीदना थोड़ा पसंद करते हो। आजकल ये पहली चीज़ सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि भाई वाटर टेबल वहाँ पे कहाँ पर है। तो हो क्या रहा है, इसी वाटर टेबल के अंदर बहुत बड़ी गिरावट हुई है। क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत सारा निकाला गया है पिछले कुछ समय में। आप देखोगे 1960 से ही प्रॉब्लम यह हुई थी कि भारत ने ग्रीन रिवॉल्यूशन को सपोर्ट किया, हरित क्रांति को सपोर्ट किया। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन जब हमने सपोर्ट किया, मतलब हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, तो बहुत सारी फसलों को उगाया, और इसी चक्कर में जहाँ पे भारत में एक समय पर अनाज नहीं हुआ करता, आज भारत अनाज को एक्सपोर्ट करता है, दूसरे देशों को बांटता है, दूसरे देशों को देता है, वहाँ पर भुखमरी खत्म करने की बात करता है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया, सभी लोगों को खाना पहुंचाया। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर जो फसलें उगाई गई हैं ना, उन फसलों के अंदर पानी का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए था। और इसी की वजह से क्या हुआ कि उन फसलों को उगाने के लिए, सिंचाई के लिए पानी चाहिए, तो ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया गया, ग्राउंड वाटर से ढेर सारा पानी निकाला गया। ये बात आपको समझ में आई, है ना। तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट होता हुआ नज़र आया है, जिसकी वजह से आज के टाइम पर ये वाटर टेबल डाउन हो गया है और इंडिया को ढेर सारी प्रॉब्लम्स करेंट टाइम पर फेस करनी पड़ रही हैं। अब बात यह आती है, राइटर बोलते हैं व्हाट इज़ द करंट स्टेट ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इन इंडिया, यानी कि जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन भारत के अंदर देखने को मिल रहा है, इसका कंडीशन, मतलब इसका सिनेरियो ओवरऑल इंडिया में है क्या, वो राइटर ने यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश करी है। पहली चीज़ यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि जो इंडिया है दुनिया का सबसे बड़ा यूज़र है ग्राउंड वाटर का, दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल भी हम ही लोग करते हैं। जबकि यहाँ पे आप कह सकते हो कि इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा खासकर इरिगेशन है, यानी कि जो सिंचाई है, वो बेसिकली यहाँ पे ग्राउंड वाटर के माध्यम से की जाती है। लेकिन जब एक चीज़ एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए, ये सभी लोगों को पता है, वो घातक साबित होने लगती है। तो वो जो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन है ना, जब ये थोड़ा सा ओवर हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं हमारे वाटर टेबल को डाउन करने लगता है। वही चीज़ हम लोगों ने फेस करी है पिछले 10 सालों के अंदर, पिछले 10-20 सालों के अंदर ग्राउंड वाटर को निकालना बहुत ज़्यादा स्पीड के, मतलब बहुत ग्राउंड वाटर को निकालने की जो स्पीड है ना वो बहुत इंक्रीज़ हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल डाउन हो चुका है, ऐसा यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। और अभी आपको पता होगा साल 2022 की एक रिपोर्ट भी आई है, यानी कि पिछले 2004 से लेकर 2021 तक देखोगे तो सिचुएशन ख़राब ही रही है, लगातार ग्राउंड वाटर हम लोगों ने निकाला ही है। लेकिन जब अगर हम लोग बात करें साल 2022 की, तो साल 2022 के अंदर ग्राउंड वाटर को लेकर एक रिपोर्ट आती है, और पता उस रिपोर्ट ने क्या बताया कि इस साल थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अब की बार ज़्यादा पानी हम लोगों ने निकाला नहीं है,
लेकिन वो इंप्रूवमेंट ज़्यादा कुछ खास इंप्रूवमेंट में नहीं है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, मार्जिनल सा इंप्रूवमेंट है, वो बात यहाँ पर राइटर बोलते हैं। अब बात यहाँ पर यह आती है कि आखिरकार दिक्कतें क्या हैं, यानी कि जो ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है लगातार, यहाँ पर ग्राउंड वाटर कम होता जा रहा है, इससे संबंधित क्या क्या दिक्कतें, इश्यूज़ क्या क्या देखने को मिलते हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, मैं आपको ये समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़ अनरेगुलेटेड पंपिंग, मतलब बहुत सारे राज्य आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे ग्राउंड वाटर कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग आप देखोगे लगातार फ्री में जो आप कह सकते हो कि फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, यानी फ्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। सोलर पंप्स के लिए यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, जो सोलर पंप्स होती हैं उनमें सब्सिडी दी जा रही है। अब सोलर पंप्स पे सब्सिडी दी जाएगी या दूसरे पंप्स पर सब्सिडी दी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडी दी जाएगी, तो इससे क्या होगा, उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके ज़मीन से पानी थोड़ा सा ज़्यादा निकाला जाएगा, उन पंप का इस्तेमाल करके ज़मीन से ज़्यादा पानी निकाला जाएगा ताकि हम एग्रीकल्चर के अंदर सिंचाई कर सकें। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ, ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर हमारा लगातार डिप्लीट हो रहा है। पहली चीज़ तो आपने ये देखी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, प्रेफरेंस टू वाटर इंटेंसिव क्रॉप। पता है दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देखने को मिली है ग्राउंड वाटर के गिरने के संबंध में, वो यह है वाटर इंटेंसिव क्रॉप। हमारी जो सरकार एमएसपी देती है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, ताकि फार्मर को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जा सके, वो जो एमएसपी है ना, वो ज़्यादातर कौन से फसलों पर दिया जाता है, ऐसी फसलों के ऊपर जैसे कि यहाँ पर गेहूँ हो गया या फिर चावल हो गया, इनके ऊपर यहाँ पे सरकार एमएसपी देती है हमारे किसान भाइयों को। तो कहोगे इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत यहाँ पर यह है कि वीट और राइस ऐसी फसलें हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप हैं, पानी का इस्तेमाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो ऑब्वियस ही बात है, इस पे एमएसपी मिल रहा है तो किसान भाई क्या उगाएंगे, वीट राइस के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो वीट राइस को ज़्यादा उगाया जाएगा, यानी कि पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, और वो कैसे निकाला जाएगा, ज़मीन के अंदर से पंप के माध्यम से निकाल कर उसकी सिंचाई की जाएगी। तो ये भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप को कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है वो है राइटर के अकॉर्डिंग, वो है लैक ऑफ ग्राउंड वाटर रेगुलेशन, यानी कि ग्राउंड वाटर को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास में कोई भी प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं देखने को मिलेंगे। हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, वो प्रॉपरली रेगुलेट कर ही नहीं पा रही है, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्राउंड वाटर लगातार और ज़्यादा कम हो रहा है। फिर एक और कारण आपको देखने को मिलेगा, दिक्कत यहाँ पर है राइजिंग पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, यानी कि जो जनसंख्या वो लगातार इंक्रीज़ हो रही है और शहर की तरफ बढ़ रही है, शहरीकरण बढ़ रहा है। तो इससे यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि पानी की जो डिमांड है शहरों के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इसके चक्कर में भी आप देखोगे जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन है वो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यानी जगह कम हो रही है, पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज़ हो रही है, ऑब्वियस सी बात आबादी बढ़ेगी तो यहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट तो यहाँ पर चाहिए ऑब्वियसली, तो जिसके चक्कर में ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये बात यहाँ पे मेंशन की गई। फिर यहाँ पे वे फॉरवर्ड के बारे में भी चर्चा की गई है कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। इसमें मैंने यहाँ पर एक ही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, क्योंकि बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे अपने खुद के आंसर में लिखनी है। तो वे फॉरवर्ड की अगर हम लोग डिस्कस करें तो एक बहुत अच्छा सा सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि आपको वाटर एफिशिएंट एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ना होगा। यानी कि क्या सोल्यूशन हो सकता है इतनी बड़ी दिक्कत का, क्या सोल्यूशन होगा? एक सोल्यूशन यह है कि आपको थोड़ा सा स्मार्टली पानी का इस्तेमाल करना होगा। अब वो स्मार्ट तरीका क्या है पानी का इस्तेमाल करने का, वो आपको ये देखने को मिलता है कि आप जो इरिगेशन के अंदर सिंचाई करते हो, मतलब ऑब्वियसली एग्रीकल्चर के अंदर जो इरिगेशन करते हो, सिंचाई करते हो, उस सिंचाई करने का तरीका आपको बदलना होगा। अभी के समय पर क्या होता है, लगातार ढेर सारा पानी छोड़ दिया और वो यहाँ पर खेतों के अंदर बहुत सारा पानी लगातार बह रहा है, इकट्ठा ढेर सारा बह रहा है ना, और इसके चक्कर में यहाँ पर कभी कभी पानी बहुत ओवर भी हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, इसकी जगह आपको ड्रिप या स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स को अपनाना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन के अंदर क्या होता है, बूंद बूंद करके पानी जो है टपकेगा। स्प्रिंकलर यानी कि स्प्रिंकल किया जाएगा सारी जगह के ऊपर, पूरे खेत में वो स्प्रिंकल हो जाएगा, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट होगी, जितनी ज़रूरत होगी फसल को पानी की, केवल और केवल उतना ही पानी उस फसल को मिल पाएगा। ऐसा ना हो एक्स्ट्रा पानी बह रहा हो, इससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर टेबल मेंटेन रहेगा। ये यहाँ पर इसका एक सोल्यूशन राइटर ने दिया भी है। तो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आप देखोगे यूपीएससी ने सवाल पूछे हुए हैं। अच्छा, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे प्रीलिम्स का एक सवाल पूछा था ना, वही सवाल यहाँ पर आपको मैंने लगा के दे दिया है, आप लोग इसको देख पाओगे। तो सवाल ये था कि जो पुराने ज़माने में हमारे टाउन्स थे, इन चारों टाउन में से कौन सा एक ऐसा टाउन है जहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग वाले सिस्टम देखने को मिले, डैम्स देखने को मिले। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धोलावीरा। ठीक है ना,
उसके बाद में ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप देखो साल 2020 में दो दो मेंस के सवाल आए थे, दो दो मेंस के सवाल आए थे। कैसे आए थे? व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ जल शक्ति अभियान, मतलब वाटर से संबंधित था, है ना, जल शक्ति अभियान जो कि यहाँ पे सरकार ने लॉन्च किया है वाटर कंजर्वेशन के लिए, वाटर सिक्योरिटी के लिए, उसके फीचर्स क्या हैं। तो बहुत से लोग बोलते हैं ना कि सरकार के जो इनिशिएटिव्स है वो क्यों पढ़ने चाहिए। देखो डायरेक्टली यहाँ पे सवाल पूछा गया है और इस वजह से मैं आपको भर भर के इनिशिएटिव्स प्रोवाइड करवाता हूँ हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया था, सजेस्ट मेजर्स, यानी कि आपको कुछ तरीके बताने हैं, कुछ सोल्यूशन देने हैं जिससे हम लोग वाटर स्टोरेज को इम्प्रूव कर सकें, अपने इरिगेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें। इरिगेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए आप यही स्प्रिंकलर और ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो जो कि मैंने भी आपको बताया था। तो कैसे हम वाटर स्टोरेज इरीगेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इसका एक बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर आपसे 2020 में दो मेंस के सवाल हो गए, प्रीलिम्स का सवाल हो गया, ऐसे सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये था एडिटोरियल पढ़ने का एक तरीका। आगे आते हैं अगले एडिटोरियल पर। अब आता है मिंट वाले अखबार के ऊपर, मतलब लाइव मिंट के एडिटोरियल सेक्शन पर। तो ये लाइव मिंट को ओपन कर लिया है हम लोगों ने। लाइव मिंट में जब आप लोग देखोगे तो एक एडिटोरियल ओपिनियन सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, वो है एडटेक इंडस्ट्री से संबंधित। यानी कि एडटेक इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है? एजुकेशन इंडस्ट्री, यानी ऑनलाइन सेक्टर के अंदर जो काम चल रहा है। जैसे आज बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जहाँ से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, बहुत सारी कंपनियाँ इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, है ना, बहुत सारी कंपनियाँ जानी जा रही है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवा रही हैं, है ना, बहुत सारी कंपनियां बन चुकी हैं, ढेरों कंपनियां बन चुकी हैं जो कि आपको कोर्स तैयारी करवा रही हैं यूपीएससी की या दूसरे एग्जाम्स की, सब ऑनलाइन हो रहा है। वो क्या है? वो है एडटेक इंडस्ट्री, यानी एजुकेशन में ही टेक्नोलॉजी का ऐड हो जाना। तो वो जो एडटेक इंडस्ट्री है उसमें भारत की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो कोरोना के समय से हम लोग गुजरे हैं, तो पॉसिबिलिटी आपसे यहाँ पर इसके ऊपर भी एक सवाल बन जाए, प्रश्न बन जाए एडटेक इंडस्ट्री से रिगार्डिंग, है ना। तो आप खुद यहाँ पर लिंक कर सकते हो कि हाँ ये एक अच्छा टॉपिक है। तो इस प्रकार से आप अच्छे टॉपिक की जो चॉइस है वो आराम से की जा सकती है कि हाँ एक डेफिनेटली बेहतरीन सा ये टॉपिक होने वाला है। तो लाइव मिंट का आर्टिकल है, एडटेक इंडस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ऑथर ने बताए हैं वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। तो आपको कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या निकालूँ आर्टिकल में से क्या नहीं। काम की चीज़ मैंने खुद ऑलरेडी निकाल दी है, PDF के अंदर आपको ये प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया। पिछले कुछ समय में हमने ये देखा कि जो एडटेक इंडस्ट्री है यानी एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी, वो भारत के अंदर एक्सपोनेंशियली यानी बहुत तेज़ी से ग्रो करी है। खासकर कोविड-19 के समय पर, कोरोना के समय पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, लॉकडाउन लगा, दुनिया भर के स्कूल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर बंद हो गए थे, पढ़ाई हो नहीं पा रही थी। तो इस समय के पर या फिर इस दौरान यहाँ पे ये एडटेक इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा बूम देखने को मिला था। फिर यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि आप देखोगे एजुकेशन की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो एजुकेशन में एडटेक आने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल कर आया है, लेकिन डेफिनेटली अभी भी ढेर सारे चैलेंजेस एडटेक इंडस्ट्री के अंदर मेंशन्ड हैं। आप देखोगे कि इंडिया के अंदर हर 4 में से जो मतलब एक बच्चा है ना, वो अभी डिजिटल लर्निंग कर रहा है, यानी ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर चीज़ों को सीख रहा है। तो जो एडटेक सोल्यूशन है वर्चुअल लर्निंग का, वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी भी मिलियंस ऑफ फैमिली यानी लाखों परिवार ऐसे हैं जहाँ तक कुछ भी यहाँ पर ऑनलाइन वे में नहीं पहुँच पाया है, उनको एजुकेशन प्रॉपरली नहीं मिल पाई है। जो अमीर हैं, अच्छी जगह पर रह रहे हैं, वहाँ तक तो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुकी हैं, वहाँ पे उन्हें प्रॉपरली पढ़ाई का सारा साधन मिला कोविड के समय पर भी। लेकिन बहुत सारी पुअर फैमिलीज़ देखने को मिली जहाँ पर आप कह सकते हो कि उनके बच्चों को प्रॉपरली फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई हैं। तो अभी भी यहाँ पे कुछ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं एडटेक इंडस्ट्री के अंदर। तो पहले तो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंस बताऊंगा इस इंडस्ट्री का, फिर उसके बाद में इसके चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे, यानी कि ओवरऑल आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी इस टॉपिक को लेकर। जब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, तो पहला पॉइंट राइटर मेंशन करते हैं इंटरैक्टिव एंड इनोवेटिव लर्निंग, यानी कि जब आप लोग ऑनलाइन लेक्चर से पढ़ते हो, वहाँ पे ग्राफिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंगेजिंग होता है, आप बहुत आराम से यहाँ पर चीज़ों को पढ़ सकते हो। नया नया इनोवेशन होता रहता है, नई नई चीज़ें यहाँ पर आती रहती है, नए नए फीचर्स ऐड होते रहते हैं जो कि आपको और ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो पढ़ाई में इंटरेस्ट को क्रिएट करते हैं। दूसरा यहाँ पर इम्पॉर्टेंस है नीड ऑफ ऑन डिमांड लर्निंग। अब मतलब क्या है कि देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो कि पुराने वाले समय वाले जो स्कूल का कॉन्सेप्ट है उसके संबंध में यहाँ पे काम नहीं कर पाते, उनको एक एजुकेशन चाहिए, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसको प्रॉब्लम है कि कैसे करना है क्या करना है,
तो मतलब कि कैसे टाइम को मैनेज करना है, या मुझे कोचिंग जाना पड़ेगा तो मेरा ये कोचिंग जाऊंगा तो ये टाइम फिक्स होगा, स्कूल जाऊंगा तो ये टाइम फिक्स होगा, कॉलेज जाऊंगा तो ये टाइम फिक्स होगा, यानी इस टाइम पर मुझे जाना है। अगर वो ऐसा करना नहीं चाहता, कि वो टाइम कोई फिक्स नहीं करना चाहता, तो उसको भी ढेर सारा बेनिफिट हुआ है इस एडटेक इंडस्ट्री से। हुआ ये कि जब भी आप लोगों को ज़रूरत हो, कहीं पर भी, कभी भी, यानी एनीवेयर एनी टाइम, जब भी आपका मन हो तब भी अपना लैपटॉप मोबाइल फ़ोन ओपन किया, वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो एक बहुत बेहतरीन सा सोल्यूशन यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर ये देखने को मिला है। दूसरा, सॉरी, एक और पॉइंट यहाँ पर, एक और इंपॉर्टेंस ये है, पिछले कुछ समय में क्या देखने को मिला, जो हमारा पुराने ज़माने का सिस्टम हुआ करता था। अब पुराने ज़माने का सिस्टम मतलब एक क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर 100 बच्चे बैठे हैं और एक प्रोफेसर बैठा है, तो एक प्रोफेसर कम से कम 100 बच्चे को हैंडल कर सकता था। बट ऑनलाइन एजुकेशन से, एडटेक इंडस्ट्री से क्या हुआ कि आप ऑनलाइन के माध्यम से ढेर सारे बच्चों को, हज़ारों लाखों करोड़ों बच्चों तक यहाँ पर पहुँच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस वीडियो की बात करें, यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड है, आज 40,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर इसको देखते हैं, ढेर सारे लोगों को यहाँ पर बेनिफिट्स पहुँच रहा है। तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आती हैं। वो चीज़ें ऑफलाइन सेंटर में नहीं हो सकती थी। ऑफलाइन सेंटर में भी अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ पर 80-100 बच्चे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, या हद से यहाँ पर 150 बच्चे हो जाएंगे, तो उतने ही बच्चों को आप हैंडल कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में आप एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवा कर ढेर सारे लोग की यहाँ पर मदद कर सकते हो। ये बात क्लियर हुई है ना। फिर उसके बाद में आगे आते हैं। फिर उसके बाद में राइटर ने यहाँ पर मेंशन किया कि देखो, ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर एक अच्छी बात यह भी है कि आपको कोई फिजिकल स्पेस नहीं चाहिए, आप अपने कमरे से बैठकर पढ़ा सकते हो। लेकिन जबकि यहाँ पर जो ऑफलाइन सिस्टम होता है, आपको पता होगा, एक जगह चाहिए, अच्छी खासी बहुत बड़ी जगह चाहिए, वहाँ पे सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको चाहिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना होगा, टीचर्स को हायर करना होगा, सब कुछ यहाँ पे मैनेज करना होगा। फिर उसके बाद में बच्चे जो आएंगे उस चीज़ का यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, है ना। तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। बट एडटेक इंडस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं है, आप अपने कमरे से बैठकर डिजिटल बोर्ड पर, आजकल डिजिटल पैनल ही चलते हैं, वहाँ पर बैठकर पढ़ा सकते हो। बट रिकॉर्डेड सेशन थोड़े से बेस्ट होते हैं। रिकॉर्डेड सेशन बेस्ट इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइव इंटरेक्शन में बहुत सारा डिसरप्शन होता है, कभी नेटवर्क का इशू, कभी किसी चीज़ का इशू, या फिर नीचे कॉमेंट के अंदर लोग कॉमेंट करते जा रहे हैं, ध्यान भटकता रहता है, तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आती है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हाँ, किस प्रकार से जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो ग्रो कर रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं कि इस चीज़ के बारे में कि आप देखो कि सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये नज़र आती है, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स थी वो यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर ख़त्म हो जाती हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम्स और जो कोर्सेज हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि आप किसी भी उम्र के व्यक्ति हो, आप जैसे किसी की एज बहुत ज़्यादा है, अब वो शर्मा रहे हैं कहीं पर जाकर पढ़ने से, या वो उनकी एज इतनी नहीं है कि वो जाकर स्कूल में बैठकर पढ़ सकें या कहीं पर बैठकर नॉलेज ले सकें, लेकिन ऑनलाइन प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम्स कोर्सेज किसी भी पर्टिकुलर एज के व्यक्ति को अलाउ कर देते हैं, यानी कितने भी उम्र का यहाँ पर इंसान हो, आप आओ, आपका स्वागत है, आपको पढ़ाया जाएगा, आपको कंटेंट दिया जाएगा, है ना। तो वो चीज़ भी, यानी कि जो एज बैरियर्स है, जो आयु को लेकर एक बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है ना, उनको एक बहुत बड़ा सोल्यूशन यहाँ पर एडटेक इंडस्ट्री के अंदर मिल जाता है। दूसरा, इक्विटेबल चांसेस, रिड्यूस पे वॉल। अब मतलब क्या है, देखो, जब से ऑनलाइन एजुकेशन आया है, एजुकेशन क्वालिटी भी यहाँ पर थोड़ी सी इंप्रूव देखने को मिलेगी। दूसरी बात यहाँ पर क्या है ना, मतलब एजुकेशन क्वालिटी काफ़ी ख़राब भी हुई है, दोनों ही यहाँ पर एस्पेक्ट नज़र आएंगे, क्योंकि ढेर सारे आज के समय पर यूट्यूब पर जब चैनल्स की बात करते हैं तो ढेर सारे चैनल्स क्रिएट हो गए, या बहुत सारे नए नए प्लेटफॉर्म्स बन गए, जिसकी वजह से जो क्वालिटी ऑब्वियसली बात है वो काफ़ी डिटोरेट हो चुकी है। बट यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, पेमेंट के बारे में, यानी कि फ़ीस के बारे में, तो वो चीज़ें काफ़ी कम हुई हैं। ऑफलाइन एजुकेशन में आप देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी की अगर हम लोग बात करें, तो ऑफलाइन में अगर आप लोग जाते हो तो ऑफलाइन में आपको 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा, बाकी वहाँ पे रहने का, रेंट का, वो सारे खर्चे भी आते हैं। बट ऑनलाइन एजुकेशन में क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन आप घर से बैठ कर पढ़ सकते हो, पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात, जो फीस है वो 1.5 लाख 2 लाख छोड़ो, आज के समय पर फीस लगातार कम होती चली जा रही है। एक से एक बड़े प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर आ चुके हैं जो कि फ़ीस को लगातार कम कर चुके हैं, है ना। कोई 50,000 में पढ़ा रहा है, कोई 80,000 में पढ़ा रहा है, कोई 20,000 में पढ़ा रहा है, कोई 7,000 में पढ़ा रहा है। तो इस प्रकार के जो फीसेस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो मतलब जो पेमेंट है वो लगातार यहाँ पर कम होता हुआ नज़र आया है, वो बात बताई गई। अब यहाँ पे बताया गया व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद एडटेक। ये तो मैंने देखो इससे पहले सारे इंपॉर्टेंस आपको बता दिए हैं जो कि राइटर ने मेंशन किए हैं। अब राइटर मेंशन करते हैं चैलेंजेस के बारे में कि आखिरकार क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग को नज़र आती हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है लिमिटेड प्रैक्टिकल अटैचमेंट टू लर्निंग, यानी कि लर्निंग जो है ना वो थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है। आप करंट अफेयर अच्छे से समझ सकते हो,
कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को अच्छे से ऑनलाइन वे में समझ सकते हो। मान लो साइंस एंड टेक का कोई टॉपिक है तो उसको अच्छे से समझना, या फिर आपका कुछ ऐसा टॉपिक है जिसको लैब में ही अच्छे से समझ सकते हो, लैबोरेटरी में समझ सकते हो, लैबोरेटरी सेशंस चाहिए होते हैं, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर वो ऑनलाइन वे में नहीं हो पाता। बट आज के समय पर आपको पता होगा एक से एक बढ़कर एक एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, और साइंस एंड टेक को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। एक से एक बड़े टीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। बट फिर भी यहाँ पर जो ऑनलाइन मतलब लर्निंग है ना, वहाँ पे थ्योरेटिकल जो कंटेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे पढ़ाया जा सकता है, यानी कि थ्योरेटिकल वे में थोड़ा सा ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल वे में जब कोई प्रैक्टिकली बात आती है तो वो चीज़ यहाँ पर सही से हो नहीं पाती ऑनलाइन वे में। ये एक थोड़ा सा लिमिटेशन देखने को मिलेगा। दूसरा, वाइडनिंग जेंडर इनइक्वालिटी। ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से जेंडर गैप भी लगातार इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि पिछला जो हमने सर्वे किया है 733 बच्चों का सर्वे हुआ था, उस सर्वे में ये बताया गया कि बिहार के अंदर केवल 28 जो गर्ल्स हैं ना उनके पास ही स्मार्टफोन था। बाकी बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ के पास में ज़्यादातर स्मार्टफोन था। मतलब दिक्कत यह है कि ऑनलाइन एजुकेशन की अगर आप लोग बात करते हो तो आपको एक स्मार्टफोन तो चाहिए होगा, क्योंकि स्मार्टफोन के बिना आप कहाँ से पढ़ाई करोगे, है ना। अब स्मार्टफोन की बात करेंगे तो खासकर जो गर्ल्स हैं, जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, और जो बॉयज़ हैं, इनके बीच में एक डिफरेंस है। आपको लड़के तो बहुत सारे मिलेंगे जिनके पास में ऑलरेडी स्मार्टफोन है, मोबाइल है अपना, लेकिन लड़कियां की संख्या कम है जिनके पास में स्मार्टफोन है। आज के समय पर वैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे होंगे, सभी के पास में है। फिर भी अगर हम लोग देखें और एक जनरल डेटा, तो लड़कियाँ मतलब कुछ लड़कियाँ आप कह सकते हो कि कम होती हैं जिनके पास में स्मार्टफोन्स है, बट बॉयज़ यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे जिनके पास में स्मार्टफोन्स ऑलरेडी है ना। इससे क्या होता है, यहाँ पर एक जेंडर गैप क्रिएट हो रहा है कि बॉयज़ को थोड़ा सा यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है इस पर्टिकुलर सिस्टम का, ऑनलाइन एजुकेशन का। फिर एक प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर एक दिक्कत यहाँ पर यह भी है कि इंडिया के अंदर आपको एक वाइड ज्योग्राफी, कल्चरल डाइवर्सिटी, ये सब कुछ देखने को मिलती है, बट फिर भी प्रॉब्लम है एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को जनरेट करना। क्या सभी जगह पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी है? नहीं। जिस एरिया से मैं यहाँ पर, जहाँ पे मैं अपने पहले घर पे रह रहा था, वहाँ पर खुद यहाँ पे जो वाईफाई का कनेक्शन है वो कुछ टाइम पहले ही आया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ टाइम पहले यहाँ पर मिल पाया है। उससे पहले स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ कोरोना के समय पर या 2020 के टाइम पर, जो मैं वीडियोज़ अपलोड करता था वो मोबाइल के नेटवर्क से करता था, छत पर जाकर, और फिर उसके बाद मोबाइल के नेटवर्क मतलब वीडियो को अपलोड करके लगाकर वहीं पर रख दिया दीवार पर किनारे, तो अपलोड होता रहता था। मैं अपने काम कर लेता था, जाके देखता था, तब तक वो वीडियो अपलोड हो नहीं पाता था। इतना ज़्यादा इशू था नेटवर्क का उस समय पर, वीडियो बहुत लेट आया करता, लेकिन वो कंटिन्यू करते चले गए, चलते चले गए, है ना। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम थी, फिर धीरे धीरे वाईफाई आया। तो अभी भी बहुत सारे एरिया में, तो अपनी बात बता रहा हूँ, मैं पर्सनली इन चीज़ों का एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। बाकी अभी भी बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर प्रॉपरली वाईफाई या फिर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो नहीं पहुँच पाई है ना। तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे नज़र आती हैं। तो आप प्रॉपरली इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं पहुँच पाइए तो आपके पास में ना स्मार्टफोन प्रॉपरली वर्क करेगा, ना आप वहाँ से पढ़ा सकते हो। तो ये प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। तो लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। ये बात क्लियर हो गई। दूसरा, यहाँ पर बिजनेस माल प्रैक्टिस। जैसे जैसे यहाँ पर डिजिटल एजुकेशन का मार्केट बढ़ता चले जा रहा है ना, ये जो एडटेक कंपनियाज़ हैं ये क्या कर रही हैं, ये अब यहाँ पर गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से कस्टमर्स को बार बार यहाँ पर फ़ोन कर करके परेशान करने लगते हैं, है ना। मतलब लोगों को कि यहाँ पे एडमिशन करवा लो, एडमिशन करवा लो, तो ढेर सारे प्लेटफॉर्म की साइड से फ़ोन आते रहते होंगे, आपका नंबर उनको मिल जाता है, लगातार फ़ोन आते रहते हैं, है ना। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आती है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये बहुत सस्ते में कोर्स है, डिस्काउंटेड प्राइस है। तो इस प्रकार की चीज़ें आज के समय पर बिज़नेस के अंदर स्टार्ट हो चुकी है, और एजुकेशन को बेसिकली बिज़नेस बना ही दिया है। लोगों ने ढेर सारा पैसा कमा लिया है इस पर्टिकुलर से, मतलब इंडस्ट्री से। यहाँ पर कोर्स बेच कर वो चीज़ यहाँ पे नज़र आई है। उस कोर्स के अंदर कभी कभी आप कह सकते हो कि बच्चा फंस भी जाता है, और यहाँ पे दिखाते हैं कि मतलब क्या क्या देंगे, क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर जब आप पेमेंट कर देते हो पूरा, फिर वहाँ पर जाते हो तो मिलता कुछ और है, और भारी भरकम पेमेंट कर दो। अगर एक छोटी सी पेमेंट करी है तो उसमें तो चलो कोई इफेक्ट नहीं है, बट यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है वो भी अमाउंट ही है, वो भी यहाँ पर आपकी कमाई ही, आपके फादर की कमाई ही है ना। तो वो यहाँ पर देखें बहुत सारा मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होता है, दिखा कुछ और दिया कि भाई ये चीज़ें देने वाले हैं, पूरा यहाँ पर एडवर्टीजमेंट दे दिया पूरा भर के अखबार के पेज पर कि ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाले हैं। बट होता क्या है कि वो चीज़ें जब आप अंदर जाते हो प्लेटफॉर्म पर तो वो चीज़ें असल में मिलती नहीं हैं। तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं आज के समय पर। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है ना। ये बात क्लियर हुई। अब बात आती है मतलब कि क्या क्या इनिशिएटिव्स हम लोगों ने स्टार्ट किया, यानी कि हमारे अलग अलग सरकारों ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स चलाए हैं, अलग अलग राज्यों ने एडटेक प्रोग्राम्स को प्रमोट करने के लिए, तो वो भी आपने पता होना चाहिए।
तो राइटर ने उसके बारे में मेंशन कर दिया है। जैसे कि असम का ऑनलाइन करियर गाइडेंस पोर्टल आपको देखने को मिलेगा। ये क्या करता है, ये जो पोर्टल है ना, ये बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो हायर एजुकेशन ट्रांजिशन को थोड़ा सा बढ़ावा देता है। खासकर यहाँ पर ये ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देता है, जो 9 to 12 वाले बच्चे हैं उनको। उसके बाद में झारखंड का डिजिटल सेट लेकर आया गया है ना। फिर उसके बाद में झारखंड के अंदर डिजिटल सेट के बाद में हिमाचल प्रदेश ने हर घर पाठशाला को लॉन्च किया, डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करवाया बच्चों को जिनको स्पेशल नीड की आवश्यकता थी। मध्य प्रदेश ने डिजी लैब को यूज़ किया, है ना। फिर केरला ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे केरला ने इस्तेमाल किया अक्षरा वृक्षम इनिशिएटिव का। तो ये बेसिकली डिजिटल एजुकेशन के मामले में अलग अलग राज्यों ने ढेर सारे इनिशिएटिव्स का स्टार्ट किया है, ऐसा यहाँ पर आप कह सकते हो। तो वो चीज़ यहाँ पर राइटर ने मेंशन करी है। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा ये एडिटोरियल पढ़कर। तो ऐसे एडिटोरियल यहाँ पर बहुत रेलिवेंट होते हैं, आपको पूरी तरह से मेंस में ये हेल्प करेंगे, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं हम लोग अपने अगले एडिटोरियल पर। नेक्स्ट एडिटोरियल हमारे हिंदू का ही है, अब इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, अ कॉल टू एक्शन अवॉइड क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफ। आपको पता होगा COP27 की मीटिंग हुई, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 वाली मीटिंग हुई इजिप्ट के अंदर शर्म एल शेख में। ये 2022 की मीटिंग थी। तो इस मीटिंग को लेकर डिस्कशन किया गया। यहाँ पर कुछ भी खास कोई राइटर वगैरह नहीं है, ऐसे यहाँ पर मतलब मीडिया हाउस ने थ्रू यहाँ पर ये आर्टिकल पब्लिश किया है, ये एडिटोरियल यहाँ पर पब्लिश किया है। ये लोग क्या बात करते हैं, ये लोग बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, कि क्लाइमेट चेंज डेफिनेटली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को नज़र आती है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, खासकर अमीर देशों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसके बारे में चर्चा की गई है। क्योंकि हिंदू के अंदर अच्छा एडिटोरियल आते नहीं है, मतलब कभी कभी आते हैं कभी कभी नहीं आते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे हम लोग अलग अलग अखबार के एडिटोरियल को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आज भी कुछ खास नहीं था, एक आर्टिकल यही है, इसको यहाँ पे आपने इतनी बार समझ रखा है कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगा तो आपको होगा यार ये पूरा चीज़ें हमने पढ़ रखी है। समझते हैं। चलो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मेंशन किया जाता है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कि जो क्लाइमेट चेंज है दुनिया भर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सबको पता है। यानी कि जो टेम्परेचर लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, ये एक दुनिया भर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज के समय पर बहुत सारे अखबार, 30 से ज़्यादा अखबार, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो कि अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं, है ना, वो सब यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वहीं से यहाँ पर ये आर्टिकल भी लिखा जाता है। जो टाइम है यानी समय है वो लगातार भागता चले जा रहा है। समय ऑब्वियस सी बात है किसी के लिए रुकेगा भी नहीं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को फॉसिल फ्यूल से भागना चाहिए। जो आज के समय पर कोयला वगैरह चला रहे हैं, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तेल प्रोडक्शन जो कर रहे हैं उस चीज़ों से बचना चाहिए। बट बचने की बजाय हम लोग क्या कर रहे हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट हो रहा है ऑयल और गैस सेक्टर्स के अंदर। ऑयल और गैस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। हम लोग यहाँ पर हमारा फोकस होना चाहिए कि हम लोग एमिशंस को कट करें, जो भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, उसको थोड़ा सा कम करें। बट हो ये रहा है, हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्टर में लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऑयल गैस सेक्टर को और ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। पोल्यूशन जो है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं, मतलब सॉरी इंप्रूव कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। जो पोल्यूशन है, जो एमिशन है, और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। तो बताया ये जा रहा है कि अगर आप ऐसे करते रहोगे ना, तो जो हमारी पृथ्वी है वो एक ऐसी सिचुएशन पाएगी कि हम लोग वापस नहीं जा पाएंगे। मतलब हम लोग इस लेवल पर आ जाएंगे, इस लेवल का प्रदूषण जनरेट कर चुके होंगे कि वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल होगा। अभी तो हम लोग वापस आ सकते हैं, बट आने वाले समय पर वापस आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी से इस पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको पता होगा इस पोल्यूशन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग करवाते हैं। तो अभी ये 27वीं मीटिंग थी, आपको याद होगा इजिप्ट के अंदर हुई है। इससे पहले 26वीं वाली मीटिंग हुई थी, यानी पिछले साल 2021 में। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 वाली मीटिंग हुई थी ना, वो हुई थी ग्लासगो के अंदर स्कॉटलैंड में। 12 महीने पहले ये मीटिंग हुई थी। वहाँ पे बहुत सारे देश थे जिन्होंने अलग अलग प्रोमिसेस करे, उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वादे करे कैसे हम लोग टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखेंगे। लेकिन आप कह सकते हो किसी ने फॉलो नहीं किया, और फॉलो ना करने का नतीजा ये देखने को मिला कि दुनिया भर के अंदर अलग अलग देशों ने ढेर सारी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली बाढ़ आई, उसके बाद यूरोप के अंदर बहुत तगड़ी गर्मी पड़ी, हीट वेव आया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जंगलों में आग लगी, यूएस के अंदर हरिकेन आया। तो जब फॉलो नहीं करोगे तो इस प्रकार से क्लाइमेट चेंज अपना रूप दिखाएगा ही। नेचर से छेड़छाड़ करोगे तो नेचर अपना पलट के जवाब ऐसे ही यहाँ पर देने वाला है। तो वो चीज़ यहाँ पे आर्टिकल में बताई गई। फिर बताया गया अब फॉसिल फ्यूल गोल्ड रश, मतलब बहुत सारे देश आज के समय पर क्या कर रहे हैं। आज के समय पर देखो टारगेट है कि पहली बात रशिया यूक्रेन का युद्ध चला, रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी ख़त्म करिए, क्योंकि रशिया से बहुत सारा एनर्जी, नेचुरल गैस, ये सब यहाँ पर परचेज़ किया करते थे। बट यहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने अभी यहाँ पर व्यापार करना बंद कर दिया रशिया के साथ में।
इससे क्या हो रहा है, अब वो क्या कर रही हैं, अपने यहाँ पर ही कहीं ना कहीं जो फॉसिल फ्यूल से संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स की तरफ इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, कोल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो इससे पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है और ये पोल्यूशन क्या करेगा, ये हमारी पृथ्वी को एक ऐसे रिस्क में डाल देगा जो कि इरिवर्सिबल डैमेज होगा, यानी एक ऐसा डैमेज हो जाएगा अर्थ को कि वो वापस से रिवर्स नहीं किया जा सकता। अभी तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, चीज़ों को वापस से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग वहाँ से लौट नहीं सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, ऐसा यहाँ पे बताया गया। दुनिया के अंदर जो खासकर पुअरेस्ट कंट्री है, ये तो अमीर अमीर जो देश है ना, डेवलप्ड जो नेशंस हैं, रिचर नेशंस हैं, ये खूब दबाकर पोल्यूशन करते हैं, इनका बर्डन पुअर कंट्रीज़ के ऊपर पड़ रहा है। जो खासकर गरीब कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पर प्रॉपरली फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पर लोगों की जान जा रही है ना। यानी कि ये लोग तो मज़े में हैं, इन्होंने पोल्यूशन किया, इंडस्ट्री सब कुछ चल रही है, इकोनॉमी अच्छी है, लोगों की कमाई अच्छी है, लेकिन पुअर कंट्रीज़ के अंदर लोग इस चीज़ का भुगतान भर रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, वहाँ पर हंगर क्रिएट हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही हैं, वो बातें बताई गई। नाउ उसके बाद में जो डेवलपिंग कंट्री है ना, खासकर डेवलपिंग कंट्री की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो लगातार यहाँ पे काम कर रही हैं अपने आप को डेवलप्ड बनाने में। तो जो डेवलपिंग कंट्री है, इनका कहना यहाँ पर यह है कि हमें लगभग हर साल $2 ट्रिलियन की ज़रूरत है। कितना? हर साल $2 ट्रिलियन। इतना पैसे की ज़रूरत है अगर हमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करना है तो, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री आज के समय पर वहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह सब कुछ चल रही हैं, क्योंकि इंडस्ट्री बंद कर देंगे तो हालात हमारे भी ख़राब हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, ताकि हम एक डेवलप्ड नेशन बन पाएँ। और दुनिया भर से प्रेशर आता है कि भाई पोल्यूशन कम करो। कैसे कर देंगे, एक डेवलपिंग कंट्री है, आपने तो अपने इतिहास में पूरी तरह से पोल्यूशन कर रखा है ना, दबा के पोल्यूशन करने के बाद में आज इस कंडीशन पर बैठे हो, है ना। अगर पोल्यूशन कम करवाना ही है तो कम से कम पैसा प्रोवाइड करवाओ। तो डेवलपिंग कंट्री ने बोला कि भैया हमें हर साल $2 ट्रिलियन चाहिए, हर साल $2 ट्रिलियन लगेगा, तभी पोल्यूशन कम हो पाएगा, तभी ग्रीन हाउस गैस कम हो पाएगा। तो फिर उसके बाद आर्टिकल में बोला गया कि बिल्कुल सही बात है ये, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी बनती है रिचर कंट्रीज़ की। जो अमीर देश आपको देखने को मिलेंगे, प्रॉपरली डेवलप्ड नेशन देखने को मिलेंगे, अमेरिका, यूके, बाकी वेस्टर्न नेशंस, यूरोपियन नेशंस देखने को मिलेंगे, इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी बनती है कि डेवलपिंग नेशंस की हेल्प करें, क्योंकि इन्होंने खूब पोल्यूशन करके आज ये एस्टेब्लिश कंट्री बन चुकी हैं, अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुकी हैं, जबकि पुअर कंट्रीज सफ़र कर रही हैं आज भी, डेवलपिंग कंट्रीज सफ़र कर रही हैं आज भी। तो उनकी मदद करनी होगी। कैसे मदद करनी होगी? बाय प्रोवाइडिंग फंड, आपको पैसा देना पड़ेगा। नाउ ये जो रिच नेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं ना, इनको कम से कम यहाँ पे इन्होंने पहले भी बहुत प्रॉमिस कर रखे हैं। साल 2020 में प्रॉमिस किया था हम $100 बिलियन हर साल देंगे, दिया? नहीं दिया, ठीक है ना। तो यानी प्रॉमिस किया भी था तो पहले, लेकिन वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया। वही प्रॉब्लम्स अभी भी देखने को मिल रही है कि अभी भी यहाँ पर पैसा चाहिए तो आप पैसा प्रोवाइड करवाओ, है ना। एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो ना। और अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो एक काम ये करो कि जो भी पुअर नेशंस हैं, यानी कोई भी डेवलपिंग नेशन है या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़, बहुत सारे ऐसे गरीब देश हैं जिन्होंने बड़े बड़े देशों से लोन ले रखा है, पैसा उधार पर ले रखा है, आप वो उधारी माफ़ कर दो उनके ऊपर से कर्जा निपट जाएगा वो, है ना। उनके ऊपर से कर्जा खत्म हो जाएगा, ताकि वो जो पैसा आपको उधार चुकाने के लिए रखा है वो पैसा अपने यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए लगा दें, वहाँ पे पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। तो इतना काम तो कर ही सकते हो। ये बात यहाँ पे बताई गई। नाउ इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए किसी ना किसी कंट्री को कदम उठाना होगा, लोगों को अपने क्रेडिट माफ़ करने होंगे, है ना। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है जिन्होंने उधार दे रखा है, उनको थोड़ा सा माफ़ करना होगा, ताकि बाकी कंट्रीज़ को सपोर्ट मिल सके, साथ में मिलकर काम हो पाएगा, तभी हम यहाँ पे इस क्लाइमेट चेंज को रोक पाएंगे, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, ठीक है ना। तो ये समय है एक्ट करने का, यानी कुछ ना कुछ कदम उठाने का। तो वो बात यहाँ पर राइटर ने मेंशन करी है। अब यहाँ पे कौन कौन मीडिया पार्टनर है, ये सारे मीडिया पार्टनर है जिन्होंने मिलकर यहाँ पर आर्टिकल लिखा है। तो छोटा सा आर्टिकल था, आई होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी होगी। अब एक और आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मेंशन किया गया है अ चाइनीज़ स्टूडेंट स्ट्रेंथ फॉल्स इन यूएस इंडिया फिल द गैप, यानी कि अमेरिका के अंदर जो बाहर से अलग अलग देशों से बच्चे पढ़ने जाते हैं, उसमें चाइनीज़ स्टूडेंट्स भी हैं, इंडिया से भी ढेर सारे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। तो देखने को ये मिला कि चाइनीज़ स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार कम हो रही है, यानी कि जो चाइनीज़ बच्चे हैं वो अमेरिका के अंदर अब यहाँ पे थोड़े से कम ही जा रहे हैं, ऐसा देखने को मिला। लेकिन वो जो गैप क्रिएट हो रहा है, क्योंकि अब बच्चे कम जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है गैप बन गया, तो उसको यहाँ पर इंडियन फुलफ़िल कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पर अभी यूएस में एंटर किया है एज अ स्टूडेंट। तो नए स्टूडेंट का जो अराइवल है इंडिया के साथ में,
मतलब इंडिया से जो अराइवल था नए स्टूडेंट का अमेरिका में, वो अभी इस साल थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ चुका है। हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कोरोना के बाद यहाँ पर इस प्रकार से वापस से लोग जाएंगे, लेकिन अब की बार और ज़्यादा तगड़ा एक कदम देखने को मिला है, जहाँ पर जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो सब के सब यूएस पहुँचे हैं पढ़ाई करने के लिए। ठीक है ना। चाइना की तरफ से ये काम कम हुआ है, मतलब चाइनीज़ स्टूडेंट्स कम हुए हैं, जबकि इंडियन स्टूडेंट्स लगातार बढ़े हैं और इंडियन स्टूडेंट्स ने इस गैप को फुलफ़िल भी किया है। कोरोना के बाद यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही देखने को मिली है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला इंडियन स्टूडेंट्स ने। साल मतलब आप कह सकते हो कि अभी 2022 की बात करें तो 2022 में जून से लेकर अगस्त के बीच में सबसे ज़्यादा एडमिशन्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो टोटल 82,000 बच्चों को यहाँ पर वीज़ा दिया गया है और यहाँ पे मतलब ये इंडियंस हैं जिनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है जाकर पढ़ाई करने में। तो आप कह सकते हो कि ये पिछला साल 62,000 का डेटा था, इस बार 82,000 का हो चुका है। तो मतलब कोरोना के बाद सिचुएशन और ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिली है कि ऐसी कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनका यूएस यूनिवर्सिटीज़ में जो इन्वॉल्वमेंट है वो लगातार इंक्रीज़ हुआ है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। ठीक है ना। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो मतलब अभी लगातार इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अभी यहाँ पर लगातार इंक्रीमेंट इस प्रकार से देखने को मिला कि इंडियन स्टूडेंट्स यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में लगातार इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। चाइना के कम हो रहे हैं, इंडिया के इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई। बाकी मैंने अभी नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट वाला आर्टिकल आपको पढ़ाया था, वो हमारा बिजनेस पेज पर ही है। ठीक है ना। बिजनेस पेज से यहाँ पर इस वाले आर्टिकल को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपना एक छोटा सा आर्टिकल और रह गया है, सॉरी आर्टिकल कह रहा हूँ, अपनी वोकैब्स रह गई हैं, उन वोकैब्स को कवर कर लेते हैं। तो आज का पहला वोकैब है, क्या कर रहा हूँ यार, हाँ आज का पहला वोकैब है प्रेसिपिटस। प्रेसिपिटस मतलब यहाँ पर क्या है, प्रेसिपिटस मतलब है डेंजरसली हाई, स्टीप या फिर शीघ्र कह सकते हो। फिर आता है बोनहोमी। बोनहोमी मतलब होता है चेयरफुल, फ्रेंडलीनेस या फिर खुश मिजाजी। फिर आता है बंगलिंग। बंगलिंग मतलब गोलमाल करना। फिर आता है स्टॉलवर्ट। स्टॉल मतलब दिग्गज। फिर आता है कैविट। कैविट मतलब होता है वार्निंग या फिर चेतावनी। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स जिसका आप लोग डेली बेसिस पर इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी जो प्रीलिम्स का सवाल था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और ये सारे सिस्टम कौन से एंशिएंट टाउन में देखने को मिला है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसका ऑप्शन नंबर ए है, धोलावीरा इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मिलता है आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।